मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। कमेंट कीजिए किसी क्वेश्चन से रिलेटेड भी इशू हो। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए, पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के तहत याद रखिएगा 4 चरण बताए थे। उनमें से एक चरण है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चरण नंबर है चौथा, 4th नंबर का आखिरी चरण है। तो इस चरण में जो बच्चा होता है वो काल्पनिक जो है और अमूर्त चिंतन करने लगता है। काल्पनिक और अमूर्त चिंतन करने लगता है। इस स्टेज में बच्चा जो है नन्हे वैज्ञानिक की तरह तर्क देने लगता है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने लगता है, काल्पनिक जो है चीज़ों पे जो है विचार करने लगता है। बात यहाँ समझ गए? तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास जो होता है अनुदैर्ध्य मतलब अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो देखिए, विकास का जो सिद्धांत है जो अधोमुखी जो है दिशा की तरफ बढ़ रहा है, मतलब जो है हम कह सकते हैं कि सिर से पैर की तरफ बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा, सिर से विकास तो ऐसे ही हो सकता है, सिर से पैर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं शीर्षगामी। इसे इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल शीर्षगामी जो है अधिगम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, विकास की जो दिशा होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो शीर्षगामी जिसे हम सेफेलोकॉडल कहते हैं, और एक जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है जिसे कहते हैं समीप दूराभिमुख। मतलब शरीर के केंद्र से विकास की प्रक्रिया शुरू होती है और शरीर के बाहरी अंगों तक जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सी पॉइंट पे। तो शीर्षगामी जो सेफेलोकॉडल है, इसमें होता क्या है? तो इसमें बच्चा जो है पहले शरीर के जो मेन हिस्सा है, जहाँ पे हमने सिर की बात करी, तो पहले वो बच्चा सिर को कंट्रोल करना सीखता है, संभालना सीखता है। फिर उसके बाद सिर के नीचे आएगा गर्दन, गर्दन के बाद आएगा धड़, और धड़ के बाद आएगा पैर। तो इस तरीके से सिर से पैर की तरफ जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करना सीखता है, इसीलिए हम उसे सेफेलोकॉडल कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया सी। ठीक है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई भाषीय जो है विविधता को डॉट डॉट चाहिए। तो देखिए, अगर कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाना चाहते हैं तो अध्यापिका को कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो है भाषाई विविधता को जो है क्या करना चाहिए? हमें उपेक्षित करना चाहिए कि टालना चाहिए कि समझना चाहिए? तो आंसर है समझना चाहिए। उपेक्षित करना का मतलब होता है उसे नेग्लेक्ट कर देना, है ना, उसे ना मानना। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। तो उपेक्षित नहीं होगा, अपेक्षित हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे समझना आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीयकरण सेंट्रेशन जो है किस अवस्था की प्रमुख सीमा है जिसके कारण बच्चा पूरी समस्या पर ध्यान न देकर केवल एक पक्ष पर ध्यान देता है? तो देखिए, बच्चा केवल क्या कर रहा है, सिर्फ केवल एक पक्ष पर अपना ध्यान दे रहा है। जैसे गिलास में अगर पानी, ये लंबा है गिलास तो इसलिए वो मान रहा है कि इसमें पानी ज़्यादा होगा। ये चौड़ा गिलास है, छोटा साइज में है, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा नहीं होगा, जबकि ये दोनों ही इक्वल है। तो वो सिर्फ केवल एक पक्ष पे ध्यान दे रहा है। बात यहाँ समझ गए? जैसे कोई चॉकलेट हो या आइसक्रीम का साइज हो या कुछ भी हो उसके जो है लॉजिकल के अनुसार। तो ये अवस्था जो है जीन पियाजे के अनुसार ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरे नंबर का चरण है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जो है तर्क की शुरुआत या लॉजिक स्टार्ट्स की अवस्था मानी जाती है? तो देखिए, तर्क की जो शुरुआत मानी जाती है वो संज्ञानात्मक विकास की जो है कौन सी अवस्था है? तीसरे नंबर की अवस्था है, जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है तार्किक गुणों को प्रदर्शित करने लगता है। ठीक है, तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है, तार्किक उत्तर देने लगता है ना, संरक्षण की अवधारणा को समझ जाता है
केंद्रीकरण की अवधारणा को समझने लगता है, रिवर्सिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को समझने लगता है कि मतलब 3+2 = 5 है, तो 5 मतलब 2+3 भी 5 होगा इस तरीके से, या 5-3 = 2 होगा, इस तरीके से ये चीज़ों को समझ लेता है। ठीक है, एरिक एरिक्सन पूरा नाम है इनका। तो एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में किशोरावस्था के दौरान होने वाला जो है मुख्य संकट क्या है। तो देखिए, मनोसामाजिक एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, और किशोरावस्था के दौरान होने वाला जो संकट है वो है पहचान बनाम भ्रांति का। तो आंसर यहाँ पे बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो किशोरावस्था एक तनाव वाली अवस्था होती है बच्चे के लिए। इसमें जो है शारीरिक मानसिक जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं बच्चे के अंदर, भावनात्मक चेंजेस होते हैं, है ना, ये सारी भविष्य को लेकर चिंता होती है। तो इसके अंदर एक भ्रांति रहती है कि मेरा पहचान क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, मेरा नाम कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। तो पहचान और भ्रांति को लेकर के ये मुख्य संकट आता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 20 का सही उत्तर होगा। बच्चों में जो है नैतिक मूल्य को विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है उचित जो है तरीका क्या होगा? अगर आप बच्चों में नैतिक जो है मूल्यों को विकसित करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप स्वयं बच्चों के सामने वैसे नैतिक बनिए। ठीक है, जब वो आप उनके सामने नैतिक बनते हैं, है ना, तो वो खुद आपको देखते हैं कि सर ने मेरा, या पापा या मेरे मम्मी या मेरे परिवार के सदस्य किस तरीके से बात करते हैं, है ना, किस तरीके से चीज़ें करते हैं, तो उससे जो है बच्चा बहुत अच्छे तरीके से जो है नैतिक मूल्य सीखता है। तो प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देने से काम चल जाएगा, या विद्यार्थियों के सामने एक ऐसी परिस्थिति रखना, उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, और विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर बताना। तो देखिए यहाँ पे क्या सही उत्तर होगा? तो यहाँ देखिए, पहली बात तो ये सही आंसर नजर आ रहा है कि मैंने आपको बताया कि टीचर और बड़ों के द्वारा अगर वो नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना है ना, ये चीज़ यहाँ पे गलत है। ठीक, आंसर है यहाँ पे बी। अब देखिए बी को मैं समझाता हूँ। विद्यार्थियों के सामने, बच्चों के सामने ऐसी जो है परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय के लिए कहना। जैसे कोई कोई जो है बच्चों के संदर्भ में, जैसे किसी का जो है बॉक्स कोई छूट गया हो टेबल पे, तो बच्चों से ये पूछना कि ये किसका बॉक्स है, और चलो बच्चों ये बॉक्स जो है जल्दी से जल्दी जो है इसको ढूंढ करके आपको जो है उसको देना है। ठीक है, या किसी का पैसा गिर जाए तो उठा करके टीचर क्या करेगा, उसको जो है ढूंढने का, वो सामने बच्चों के सामने कहेगा अरे ये किसका पैसा गिर गया है ना, इसको तो वापस करना चाहिए, हमें पैसा रखना नहीं चाहिए, ये बुरी बात होती, ऐसे कुछ जो है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख जो है आधार क्या है? तो देखिए, पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इसके 4 चरण दिए थे, ये भी याद रखना। चारों चरणों के नाम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। हालांकि मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो दिया है, थ्योरी वीडियो, प्लस उसके बाद जो है करीब करीब 50 एमसीक्यूज भी कराए। उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है बनेंगे, और यूट्यूब में भी इतने सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, मॉडल पेपर होंगे, बिल्कुल नए क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर की बात करें तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का जो आधार है वो है परिपक्वता एवं अनुभव की अंतः क्रिया। आंसर हो गया ऑप्शन सी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के मॉडल में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, जिसे कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, किस पर आधारित होता है? तो ब्रूनर का सिद्धांत क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और इन्होंने कहा कि इस बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के 3 जो है इन्होंने रूप प्रस्तुत किए, 3 चरण दिए। अब वो कौन से हैं? तो पहला जो है इनएक्टिव है, इनएक्टिव चरण है। ठीक है, नोट कर लेना। इनएक्टिव चरण में क्या होता है? इसमें बच्चा जो है केवल शारीरिक क्रियाओं से जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है। शारीरिक क्रियाओं से, जैसे साइकिल चलाते हुए ये सीखना कि साइकिल कैसी चलाई जाती है, कितनी स्पीड से चलाना चाहिए, कैसे बैलेंस बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसका दूसरा जो है जिसे हम कहते हैं आइकॉनिक स्टेज। तो आइकॉनिक स्टेज में क्या होता है? आइकन, जैसे आइकन क्या होता है? चिन्ह। तो यहाँ पे क्या होता है? चिन्हों के माध्यम से बच्चा जो है अब सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है सिंबॉलिक, ध्यान रखिएगा, सिंबॉलिक चरण है। तो सिंबॉलिक मतलब सिंबल, सिंबल, तो भाषा और तर्क आधारित जो है सिंबल से जो है सीखना। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा जो है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तो गार्डनर जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ जो है मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत इसे कहते हैं और इस सिद्धांत में 8 प्रकार बताए थे बुद्धि के, ठीक। उनमें से जो है तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि और संगीत बुद्धि तो इसका सही आंसर है, लेकिन तरल बुद्धि जो है ये गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। ये तरल बुद्धि को डिफाइन किया था कैटल ने, ध्यान रखिएगा, कैटल ने। चलिए, एक विचार अथवा अवस्था के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक और तथा उपयोगी है क्या कहलाती है? तो ऐसा विचार जो नई मौलिकता को जन्म देती है इसे हम सृजनात्मकता कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर होगा। बहुत सारे बच्चे सी आंसर जो है सोच पा रहे होंगे, लेकिन सी इसका सही उत्तर नहीं होगा। ये सीधा सीधा बच्चे के मौलिकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है। 12वां क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के जो किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है ये समझ लीजिए। तो ये जुड़ी हुई है मनोविश्लेषणवाद से, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। यही कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे और आज का पूरा पेपर जो है सिलेबस आधारित है, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस आधारित है। मैं डेली आपको वैसे ही जो है इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और डेली जो है आपको मैं थ्योरी भी देता हूं। सब कुछ आपको यहाँ इस चैनल पर मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी इशू हो, किसी भी तरीके का कोई भी इशू हो, मेरे पढ़ाने के तरीके में इशू हो या क्वेश्चन सही ना लग रहे हों या मैं कम समझा रहा हूँ या ज़्यादा समझा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं समझ सकूँ। रिव्यू बहुत ज़रूरी चीज़ होता है ताकि मैं उसे सुधार सकूँ, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें जो है भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो भाई टीचर क्या है कि बच्चों को भीतरी रूप से, आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहती है। तो अगर आप बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहते हैं तो उन्हें जो है मोटिवेट करो, ठीक है। बाहरी कुछ भी मत दो, जैसे तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो, तो भाई वो अगर टीचर ये कहेगी तुम उसके जैसे क्यों नहीं, तो ये बाहरी रूप से प्रेरित होगा। ये कुछ दिन चलेगा, फिर 5-6 दिन बाद फिर से वैसा ही हो जाएगा। काम जल्दी करो, फिर मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। तो कुछ भी इनाम देना, पुरस्कार देना, ये भी बाहरी रूप से प्रेरित है। किसी चीज के चक्कर में, टॉफी के चक्कर में बच्चा जो है अपने कार्य को थोड़ा सा तेजी दिखाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वो डिमोटिवेट हो जाएगा। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो यहाँ पे जो है जो आंतरिक रूप से प्रेरणा जो है, प्रोत्साहन जो शब्द है वो यहाँ पे सी आंसर होगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा का आधार क्या है? तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है इसका सही उत्तर होगा सामाजिक न्याय और समानता। देखिए, समावेशी जो शिक्षा है उसका, ये समावेशी शिक्षा क्यों दी जाती है, इसका मूल मतलब क्या है? तो देखिए, स्कूल में समावेशी शिक्षा देने का मतलब होता है सभी में समानता लाना, ठीक है, कोई भेदभाव ना करना। तो ये भेदभाव को रोकता है। क्या, किस चीज़ को रोकता है? भेदभाव का, किसी भी तरीके का भेदभाव रोकता है। तो ये इसका मूल अर्थ ही यही हुआ कि सामाजिक न्याय और समानता इसका मूल जो है आधार है। तो आंसर हो गया बी। मानव का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होता है? तो मानव का विकास जो है किस पर निर्भर है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, या उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली मैच्योरिटी पर? तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखिए, ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो टिका हुआ है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर। ध्यान रखिएगा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर, वंशानुक्रम और इन्वायरमेंट इसका सही आंसर है। तो भाई देखिए, पूरा का पूरा विकास इसी पे दो पे टिका हुआ है। तो आंसर तो वैसे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होना चाहिए, लेकिन हेरिडिटी की जगह वृद्धि दिया गया है और वातावरण दिया है, तो आंसर आप डी ही लगाएंगे, ठीक है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, वह अवधि जो बच्चे में बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच में संक्रमण की पहल करती है। क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो बच्चा पहले बाल्यावस्था था, बाल्यावस्था और जो है वयस्कता, ठीक है, इसके बीच की जो अवधि है, संक्रमण की अवधि,
इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम किशोरावस्था कहते हैं। देखिए किशोरावस्था क्या होता है, ये बड़ा बदलाव वाली अवस्था होती है। इस अवधि में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक ये सारे जो है बदलाव बच्चा इस जो है टाइम पीरियड में जो है देखने को मिलता है। बहुत सारा उसके अंदर तनाव होता है, उसको भविष्य के लेके चिंता होती है। तो इसकी वजह से इसे जो है वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। ठीक है, आंसर हो गया बी। स्टैनली हॉल ने इसी अवस्था को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था भी कहा है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे देखिए विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास जो है जीवन पर्यंत होता है, विकास जो है परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। ये कथन यहाँ पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां बच्चे कहाँ पर सीख सकते हैं? जहां उनके अनुभवों और उनके भावनाओं को उचित स्थान मिले। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के जो है समाजीकरण में टीचर की भूमिका होती है। तो बच्चे के समाजीकरण में टीचर की जो है किस तरीके की भूमिका होती है? तो टीचर जो होता है वो बच्चे के जो है सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण होता है, योगदान देता है। तो उन समाजीकरण में टीचर जो है उसका सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, गृह कर देना, आर्थिक नहीं। आंसर हो गया उनका बौद्धिक विकास करना। आंसर हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है वो कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा परिवार। तो प्राथमिक समाजीकरण में परिवार होता है और द्वितीयक समाजीकरण में जो है विद्यालय, ये मीडिया, ये सब आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने जो है नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। और इसके तहत जो है तीन जो है, ध्यान रखिएगा, तीन लेवल हैं, 3 स्टेजेस हैं, ऐसे समझ लीजिए 3 स्टेजेस हैं और हर स्टेज के अपने अपने 2 जो है लेवल हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं 6 लेवल हो जाएंगे। ठीक है, तीनों स्टेजेस के नाम आपको पता होना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे क्वेश्चंस भी गलत करते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये विचार किसके द्वारा रखा गया है? तो देखिए ये विचार जो है वाइगोस्की का है। देखिए वाइगोस्की का मानना था भाषा और विचार दोनों को महत्व दिया। इन्होंने भाषा और विचार दोनों को महत्व दिया और एक दूसरे को जो है ये बल प्रदान करते हैं, मतलब एक के बिना दूसरा है नहीं। वहीं पे जो पियाजे हैं वो विचार को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू भाषा। तो विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाषा से। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। और यहाँ पे दोनों महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल ही नहीं है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत जिसमें 3 जो है मैंने आपको बताया थे, 3 चरण दिए थे, है ना, और मतलब 3 स्टेजेस कह लीजिए, तो पहला जो स्टेज है वो है पूर्व पारंपरिक चरण, दूसरा है पारंपरिक चरण, तीसरा है उत्तर पारंपरिक चरण। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, जो कि नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। अच्छा, मैंने इतनी बार आपसे क्वेश्चन कराया है, इनमें से किस चरण में नैतिकता बच्चे में आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है? क्वेश्चन सुन लीजिए, किस चरण में बच्चे में नैतिकता आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है, आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है? ये जो है कौन सा चरण होता है? ठीक है, इसका उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलो, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं मानी जाएगी। वो देखिए प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनका IQ आमतौर पे 120 प्लस होता है, 130 प्लस होता है, ऐसे करीब। ठीक है, ये वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो इनकी पहली बात तो उच्च आत्म क्षमता होती है, अंतर्दृष्टि जो है पूर्वक समस्याओं को जो है समाधान करने की क्षमता होती है, उच्च श्रेणी की मानसिक जो है प्रक्रियाएं करते हैं, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, इसका जो है ये जो है इनकी विशेषता नहीं मानी जाएगी। तो आंसर हो गया 24 का बी।
डॉट डॉट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह कथन जो है किसका दिया हुआ है? तो देखिए, एक तो बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, दूसरा कथन है यहाँ पे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो ये किसी और का नहीं, पियाजे का है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो देखिए, भाषा के संदर्भ में मैंने अभी आपको बताया कि पियाजे जो है भाषा को उतना ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण नहीं मानते। वो चाहते हैं कि पहले बच्चे के अंदर विचार ऐसे आएँ जिससे वो भाषा को डेवलप करेगा, लेकिन विचार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पियाजे तो हम दे नहीं सकते आंसर। लेव वाइगोस्की और हॉवर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वो है मल्टीपल जो है इंटेलिजेंस थ्योरी है। तो इसके तहत जो 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी, भाषा के संदर्भ में कुछ नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी बच्चे के नैतिक विकास में भाषा से संबंधित कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा लेव वाइगोस्की। ठीक है, बच्चों में जो है ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। तो बच्चों में जो है ज्ञान की रचना करने की क्षमता होती है, अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक टीचर की भूमिका किस रूप में होगी? तो वो व्याख्याता के तौर पे तो काम करेगा नहीं, तालमेल बिठाने की तौर पे नहीं होगा, निर्देशक की नहीं होगा, सुगमकर्ता की होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वो तब सीखते हैं जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए और वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। देखिए, बच्चे जब आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, सामाजिक संदर्भ में हो तो बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। जब विषय वस्तुओं को बहुत अधिक रूपों में प्रस्तुत किया जाए, जैसे किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो तो पहले पिक्चर्स दिखा दिया, फोटो दिखा दिया, फिर टीवी में उसकी जो है कुछ ड्राइंग दिखा दी, है ना। जैसे ए फॉर एप्पल है तो एप्पल की फ़ोटो दिखा दिया, लाल लाल कलर का एप्पल हो गया। फिर टीवी में जो है रियल इमेज दिखा दिया कि भाई देखिए एप्पल कैसा होता है, रियल इमेज, है ना, पेड़ में कैसे निकलता है, कैसे उगता है, कैसे टंगता है, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे चित्रों के माध्यम से बहुत, तो एक्टिविटी एक समझ लो। ठीक है, यहाँ पे कठिनाई होगी तो आंसर हो गया सी। सूचना जब अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है तो बच्चे थोड़ा समझ नहीं पाते किसी भी टॉपिक को। हम भी जब हमारे मान लीजिए कोई टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है और वो अलग अलग संदर्भों में पढ़ाने की कोशिश करें कि कभी यहाँ से कुछ उठा ले, कभी उस सब्जेक्ट से कुछ उठा ले, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वो टॉपिक ही नहीं समझ में आता हमें। ठीक है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या होता है? तो परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर या फिर बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना के। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, रटने को प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जो है बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं? तो बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक होता है, तो देखिए किसी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो एक तो पहली बात तो माता पिता से मिलने वाले जो गुण होते हैं उस पर टिकी होती है। उसके बाद उसका आसपास का माहौल कैसा है, उसके माँ बाप ने कैसे उसको जो है पोषण दिया है, बाहरी पोषण, आंतरिक पोषण, खान पान, प्रोटीन, उसके बाद बाहर शिक्षा कैसी दी है, ये सब पर टिकी होती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग का मतलब होता है इमोशंस। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। इसका सही आंसर है सी, वुडवर्थ। ठीक है, आंसर हो गया सी। आई होप बारिश की जो साउंड है वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित बुद्धि में से किसने दिया? तो देखिए, एक कारक सिद्धांत बुद्धि का, अभी तक हमने पढ़ा कि बुद्धि का जो है बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुकारक जो है दिया था बुद्धि के संदर्भ में, वो हमने मल्टीपल जो है इंटेलिजेंस थ्योरी जो पढ़ी थी वो हमने हॉवर्ड गार्डनर की थी। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है? तो स्थानिक बुद्धि खाली जगह को समझने के लिए होती है, काम आती है। भाषिक बुद्धि भाषाएं को समझने के लिए होती है, जैसे न्यूज़पेपर एंकर्स जिनकी बुद्धियाँ होती हैं, या फिर शेर व शायरी करने वाले, वो भाषिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। संगीत बजाने वाले संगीत, ये जो आएगी ये शारीरिक और गतिक बुद्धि में आएगी। ठीक है,
आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स कई बार होता है ना, कई बार हम लोग कहते हैं अबे कि कोई समस्या हमें मिली है, कोई समस्या दी गई है और फिर कोई हमारा साथी कहता है अबे यार इस पर तो ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। मतलब जो हम जानते हैं, जो भी हमारे दिमाग में भरा है उससे थोड़ा बाहर निकल करके सोचना होगा। मतलब जो चीज़ हमने कभी सोचा ही ना हो, तो ऐसे सोच को हम कहते हैं अपसारी चिंतन। ध्यान रखिएगा, अपसारी। इसका बिल्कुल सिंपल व्याख्या करूं तो कोई प्रश्न है, उस प्रश्न का जो भी उत्तर दिया जा रहा है वो कई उत्तर, एक तो पहली बात तो देना है, ठीक है, कई उत्तर देना है और यूनिक उत्तर देना है, क्रिएटिव उत्तर देना है, जैसे कि किसी ने पहले इससे पहले कुछ ऐसा सोचा ही ना हो, तो अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है। एल्बर्ट बंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही पूछा गया है? तो एल्बर्ट बंडूरा जो कि कहते हैं कि बच्चे का जो सामाजिक अधिगम होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो अधिगम होता है वो दूसरों को देख करके होता है, दूसरों को नकल करके होता है, अनुकरण से होता है, मॉडलिंग से होता है। तो हमें यही आंसर देखना है कि बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण, जिसे मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका माना जाता है। आंसर हो गया। ठीक है। इसमें विद्यालय को प्राथमिकता देनी है, ये अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, या संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, ये नहीं होगा। आंसर होगा बी, इसका सही उत्तर होगा। लिंग है, लिंग क्या है? एक शारीरिक संरचना है, एक सहज गुण है, या सामाजिक संरचना है, एक जैविक संरचना है, या जैविक सत्ता भी कह सकते हैं। तो लिंग जो होता है वो एक जैविक संरचना मानी जाती है, जैविक सत्ता मानी जाती है। आंसर हो गया ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बच्चे तब जो है सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे डॉट डॉट किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो बच्चे कब सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, सृजनशील होते हैं, कुछ क्रिएट करने की क्षमता आ जाती है? जब वो किसी कार्य को, किसी गतिविधि को अपनी रुचि, इंटरेस्ट से करते हैं। ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोच्च तरीका क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और इसका ध्यान से उत्तर देने का कोशिश करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे, कम से कम 70% बच्चे जो है इस क्वेश्चन का उत्तर गलत देंगे। ठीक है। तो देखिए, सर्वोच्चम तरीका क्या होगा? पुरुष और महिला शिक्षकों की समान संख्या में भर्ती कराना। तो ये लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोच्च तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। ठीक है। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हो गया ऑप्शन डी, टीचरों के द्वारा उनके जो है लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान करना। मतलब ये सोचना कि हम कैसे जो है लिंग पक्षपात के संदर्भ में हम किस तरीके के जो है विचार रखते हैं, और उनका जो है अधिसंज्ञान करना, उस पर सोचना, विचारना और फिर उसको दूर करने का प्रयास करना। तो सर्वोच्च जो तरीका होगा वो है ऑप्शन डी। ठीक है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। एक बच्ची है सीमा, जो किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से सीख लेती है, लेकिन लीना जो है उसे सीखने में उसे समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो ये विकास की सिद्धांत को दर्शाता है। तो देखिए, ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये सिद्धांत कहलाएगा वैयक्तिक जो है भिन्नता। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की डॉट डॉट अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास के लिए समान अवस्थाएं पाई जाती हैं कि भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं? ये समान और भिन्न दोनों। तो देखिए, हर व्यक्ति में समान तो नहीं हो, भिन्न भिन्न अवस्थाएं देखने को मिलेगी। आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो आज हमने जो है 40 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे देखे हैं, जो कि कंप्लीट सिलेबस आधारित था। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो जितने भी लोग नए पहली बार जो है सीटेट देना चाह रहे हैं, या जिन जिन लोगों का पिछली बार नहीं निकला था, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।